अब हम दूसरे प्रश्न की ओर शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है जातिवाद। जातिवाद सांप्रदायिकता के बारे में हमने पढ़ा। अब हम शुरुआत करेंगे जातिवाद। भारत की सामाजिक रचना जाति पर आधारित है, ऐसा कहा जा सकता है। ये आपको विकल्प में पूछा जाएगा कि भारत की सामाजिक रचना किस पर आधारित है? जाति पर आधारित है। प्रारंभिक परिकल्पना के अनुसार 4 व्यवसायों पर आधारित वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भारत की शुरुआत की परिकल्पना के अनुसार है, जहाँ 4 व्यवसायों के आधार पर समाज की वर्ण व्यवस्था की गई थी। और 4 वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के पहले के समय में कुछ जातियां अन्य समूहों से दूर आसानी से पहुंचा ना जा सके, ऐसे दुर्गम जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में अलग निवास करती थी। इन जातियों का सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन अन्य प्रजा के समूह से अलग था। उनकी अपनी महत्वपूर्ण संस्कृति बोली थी। उन जातियों के लोग भी पीढ़ी दर पीढ़ी अलग निवास, एकाकी जीवन, अकेलापन आदि के कारण विकास नहीं कर सके। परिणाम स्वरूप उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी कमजोर रही। ये जो मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों के शासनकाल के पहले से ही कुछ जातियां ऐसी थी, जैसे पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, कमजोर वर्ग जो लोग थे, जिनका उच्च वर्ग के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग, ये सभी लोग अपने समाज में, अपने वर्गों में आने देते नहीं थे। जो शूद्र और लघुमती वर्ग रहते थे, वह किसी जंगलों में या पहाड़ी इलाकों में निवास करते थे। उन्हें इतना दूर जाकर निवास करना पड़ता था कि वह विकसित क्षेत्रों के नज़दीक भी जा पाते नहीं थे। इसलिए वो पीढ़ी दर पीढ़ी पिछड़ते चले गए और वो आज तक पिछड़े हुए ही है। तो इस तरह से आपने जातिवाद के बारे में पढ़ा। अब इनके लिए संविधान में क्या क्या किया गया उसके बारे में जानते हैं। जो ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा, अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गों और पिछड़े वर्गों के हितों के रक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान, अर्थात संविधान में कुछ प्रावधान किया गया है, यह आपको प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा। इसका उत्तर हम लोग हल करते हैं। अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग और पिछड़े वर्गों के लिए भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान, विशेषताएं की गई है। भारत का संविधान भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करता है। अर्थात भारत के संविधान के लिए भारत के सभी नागरिक कैसे एक समान हैं, सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलने का, प्राप्त करने का हक है, अधिकार है। भारत के संविधान में बताए अनुसार जाति, समूह, धर्म, भाषा, लिंग, लिंग यानी लड़का या लड़की, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, समान दर्जा, अर्थात स्थान, समान स्थान, दर्जा प्राप्त हो सकेगा, इसका भी संविधान में उल्लेख है। राज्यों को ऐसा भी अधिकार दिया गया है कि उसे कल्याणकारी राज्य का दायित्व निभाने तथा कमजोर और पिछड़े वर्गों की रक्षा करने के लिए कुछ मूलभूत अधिकार भी संविधान में दिए गए हैं, या मूलभूत अधिकारों पर संविधान में रहकर वो प्रतिबंध लगा सकता है। अर्थात मान लीजिए कि उच्च वर्ग का व्यक्ति अपने मूलभूत अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है, तो उस मूलभूत अधिकारों पर राज्य सरकार, राज्यपाल प्रतिबंध लगा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। हम किसी धर्म को दबा नहीं सकते, परिवर्तन जोर जबरदस्ती से करा नहीं सकते। सभी को अपने अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। लघुमतियों, कमजोर वर्गों और पिछड़े वर्गों को संवैधानिक अधिकार दिए जाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि उन्हें राष्ट्र में समान अवसर, न्याय और स्थान देना। इसीलिए संवैधानिक अधिकार सभी को एक समान दिए गए हैं। राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना में भी इन सभी वर्गों के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये हमने जातिवाद के बारे में पढ़ा। जातिवाद में अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गों, पिछड़े वर्गों के हितों और कल्याण के लिए, रक्षण के लिए संविधान में कौन कौन से प्रावधान है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर जाते हैं,
जिसका नाम है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक जिसका दूसरा नाम है लघुमती। धर्म और भाषा के आधार पर किसी भी प्रदेश अथवा प्रदेशों में बहुसंख्यक न हो ऐसे लोगों के समूह को अल्पसंख्यक कहा जाता है। एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, धर्म और भाषा के आधार पर किसी भी प्रदेश अथवा प्रदेशों में जिनकी संख्या अधिक न हो अर्थात बहुसंख्यक न हो ऐसे लोगों के समूह को अल्पसंख्यक कहा जाता है। भारत देश में मुस्लिम समाज को लघुमती अर्थात अल्पसंख्यक माना जाता है और अल्पसंख्यक का दूसरा नाम है लघुमती। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक के लिए कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है, परिभाषा नहीं है। इसकी परिभाषा इस तरह से एक और बोल सकते हैं, देश या प्रदेश की जनसंख्या में आधे या उससे कम जनसंख्या वाले लोगों के समूह को अल्पसंख्यक कहते हैं। भारत देश में अल्पसंख्यकों की संस्कृति, धर्म, लिपि और भाषाओं के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए संविधान में कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई है। जैसे हमने अभी पढ़ा, अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्ग और पिछड़े वर्गों के लिए भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान किया गया है, उसी तरह से यहाँ हम अल्पसंख्यकों के लिए सरकार ने कुछ विशेष व्यवस्थाएं की है, जिसमें पहला नाम आता है अल्पसंख्यकों के हितों और कल्याण तथा विकास के लिए राष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग की रचना की गई। यह पंक्ति, यह लाइन आपको विकल्प में भी पूछा जाएगा कि अल्पसंख्यकों के हितों, कल्याण तथा विकास के लिए कौन से आयोग की रचना की गई, राष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग। इसे हम बदल कर इस तरह से भी बोल सकते हैं, राष्ट्रीय लघुमती आयोग की रचना की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अल्पसंख्यकों को विश्वास देता है कि वे अपने धर्म के प्रचार मतलब अपना वो प्रचार कर सकते हैं, विज्ञापन कर सकते हैं, उनकी अच्छी अच्छी बातों को फैला सकते हैं, प्रचार प्रसार और प्रोत्साहन के लिए प्रयास कर सकते हैं। कानून बलपूर्वक धर्मांतरण मतलब बलपूर्वक जबरदस्ती किसी धर्म को दूसरे धर्म में बदल देना, धर्मांतरण को मान्य नहीं रखता। सरकारी सहायता लेने वाली किसी भी शिक्षण संस्था में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार द्वारा अल्पसंख्यकों को अपनी लिपि और संस्कृति का रक्षण करने का अधिकार प्राप्त होता है। सरकारी सहायता प्राप्त किसी भी संस्था में धर्म, वंश, जाति, वर्ण या भाषा के आधार पर किसी को भी प्रवेश देने से रोका नहीं जा सकता, अर्थात वह किसी भी धर्म का हो, कोई भी वंश से संबंधित रखता हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी रंग का हो, वर्ण व रंग का हो, तो उसे हम कहीं भी प्रवेश देने से रोक नहीं सकते। अर्थात जो शिक्षण संस्था, कॉलेज हो, स्कूल हो, इन सभी को हम किसी भी धर्म, जाति, भाषा, वंश के आधार पर किसी भी बच्चों से हम भेदभाव कर सकते नहीं है। सभी को विद्यालय में प्रवेश पाने का अधिकार है। समाज के सभी वर्गों को अपनी पसंद की भाषा, लिपि बनाए रखने, उसका विकास करने और इसके लिए शैक्षणिक संस्था स्थापित करने का और चलाने का अधिकार है। अर्थात मुस्लिम धर्म के लोग उर्दू पढ़ना चाहते हैं, उर्दू विद्यालय बनाया जा सकता है। सिख, पंजाबी विद्यालय बनाया जा सकता है, गुरुद्वारा बनाया जा सकता है। हमारे भारत देश में किसी भी धर्म, जाति, भाषा, वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव कर सकता नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने देखा अल्पसंख्यक जिसका दूसरा नाम है लघुमती के हित और कल्याण के लिए विशेष व्यवस्थाएं भारतीय संविधान में की है, जिसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, जिसे आप लोग इंग्लिश में जानते होंगे OBC, SC, ST। ये खास करके SC और ST है। SC मतलब शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, और ST मतलब शेड्यूल ट्राइबल, अनुसूचित जनजाति। जैसे आप लोगों ने अक्सर अपने 10वीं 12वीं का फॉर्म भरते हुए, 8वीं 9वीं का फॉर्म भरते हुए, 10वीं 12वीं बोर्ड का फॉर्म भरते हुए जनरल, जिसे हम ओपन कैटेगरी भी कहते हैं, SC अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति, OBC पिछड़ा वर्ग, जिसका फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड क्लास। तो इस तरह से आज हम प्राप्त करेंगे जानकारी
अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कोई भी स्पष्ट व्याख्या संविधान में नहीं की गई है। संबंधित राज्य के राज्यपाल, यानी जिस राज्य के जो राज्यपाल हैं उनके परामर्श से, जैसे गुजरात राज्य के राज्यपाल हैं तो गुजरात राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसका विशेष उल्लेख किया गया है। अर्थात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची कौन घोषित करता है? राष्ट्रपति घोषित करता है। अब कहाँ किस तरह से इसकी परिभाषा है? संविधान की कलम 341 के अनुसार, संविधान की कलम 341 के अनुसार अनुसूची में समाविष्ट जाति को अनुसूचित जातियों के रूप में पहचाना जाता है। तो अनुसूचित जाति संविधान के कौन से कलम के रूप में पहचानी जाती है? 341 के अनुसार पहचानी जाती है। इसी को उल्टा घुमाकर पूछा जाए कि अनुसूचित जातियां संविधान के कौन से कलम में समाविष्ट की जाती है? 341। जबकि संविधान की कलम 342 की अनुसूची में समाविष्ट जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में पहचाना जाता है। संविधान की कलम 342 की अनुसूची में जो समाविष्ट जातियां हैं उसे अनुसूचित जनजातियों के रूप में पहचाना जाता है। एक और मैं आपको बता दे रहा हूं, अनुसूचित जाति निश्चित करने के लिए अस्पृश्यता को आधार में रखा जाता है। जो विकल्प एक एक वाक्य में पूछा जाता है आप यहाँ पर लिख लेंगे पेन या पेंसिल से कि अनुसूचित जाति को निश्चित करने के लिए किसे आधार माना जाता है? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को आधार माना जाता है। अनुसूचित जनजातियां, जिसे हम सरल भाषा में, सामान्य भाषा में आदिवासी भी कहते हैं, उसे संविधान की किताबी भाषा में अनुसूचित जनजातियों के नाम से पहचाना जाता है। ऐसे लोगों का समावेश किया गया है जो अधिकांशतः जंगलों और पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, जो विशिष्ट भौगोलिक स्थिति में निवास करते हैं और ये अलग सामाजिक सांस्कृतिक जीवन जीने वाली जातियां होती है जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े होते हैं। तो इसमें जो आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा ये ज़्यादातर आपको विकल्प में पूछा जाएगा। जैसे पहला विकल्प, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों की सूची कौन घोषित करता है? राष्ट्रपति। संविधान की कौन सी कलम के अनुसार अनुसूचित जाति को पहचाना जाता है? संविधान की कलम 341 के अनुसार अनुसूचित जातियों को पहचाना जाता है। अनुसूचित जनजातियों को कौन सी कलम के अनुसार पहचाना जाता है? 342 की कलम के अनुसार। अनुसूचित जाति निश्चित करने के लिए किसे आधार बनाया जाता है? अस्पृश्यता को। अनुसूचित जनजातियां कहाँ निवास करती है? जंगलों और पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। इसी को अलग रूप में पूछा जाए कि जंगलों और पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जातियों को क्या कहते हैं? अनुसूचित जनजातियां। अनुसूचित जनजातियां के नाम से पहचाने जाते हैं।